Hey everyone, welcome back to Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इंग्लिश सीख कर आप किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से रीड कर सकते हैं, अपने आंसर्स एग्जाम में लिख सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ के दिखाऊंगा। वैसे मैं कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की है, नॉन मेडिकल की है, पॉलिटिकल साइंस का मेरा कोई लिंक नहीं है। बट स्टिल मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इंग्लिश सीखने के बाद आप कुछ भी आसानी से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज जो मैंने लेसन लिया है ये है कॉन्स्टिट्यूशन का लेसन, यानी कि क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1। तो मैं आपको इसको रीड करके दिखाता हूँ, तो देखिएगा कैसे आपको रीडिंग करना है विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और जो आप में से इंग्लिश सीखना चाहता है वो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेरे ऐप का लिंक नीचे दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऐप का नाम भी लिखा हुआ है बिकम इंग्लिश चैंपियन, जहां से आप कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीड करना। तो ये चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा। वाई डू वी नीड, वाई डू वी नीड, हमें जरूरत क्यों होती है अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान की। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? संविधान। तो इस चीज को एक तो ध्यान रखिएगा, संविधान की यहाँ पे बात हो रही है। दूसरी चीज मैं आपको साथ में टेंस भी दिखा रहा हूँ। दिस इज सब्जेक्ट, ये नीड का चैप्टर, और ये वी के साथ लगता है डू। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। आगे लिखा है व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक नाउन है ग्रामर की लैंग्वेज में, और नाउन के साथ अ का यूज। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कार्य क्या होते हैं। तो इट्स क्यों यूज किया, मैंने बताया था इंसान के अलावा किसी भी चीज की बात आप कर रहे हैं तो आप इट्स का यूज करते हैं। तो व्हाट आर इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। व्हाट रोल मतलब क्या भूमिका, डज इट परफॉर्म, ये निभाता है। इट यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्या भूमिका ये निभाता है फॉर अ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या भूमिका अदा करता है, निभाता है एक सोसाइटी के लिए, क्यों जरूरी है। इन शॉर्ट, हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिलेट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन सिंगुलर है इसलिए डज का यूज। हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिलेट करता है टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, जो हमारा रोज का अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस क्या होता है? अस्तित्व, मतलब होना। ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंस क्या होता है? जो है ही नहीं, अस्तित्व ही ना हो जिसका। तो हमारा जो डेली एग्जिस्टेंस है, जो डेली लाइफ है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिलेट करता है। आंसरिंग मतलब जवाब देना, दीज क्वेश्चंस, इन सवालों का, इज नॉट एज डिफिकल्ट एज, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि यू माइट थिंक, आपको लग सकता है। तो ये हमारा एज, एडजेक्टिव एज का लेसन। तो कह रहे हैं आंसर देना इज नॉट डिफिकल्ट, मुश्किल नहीं है। अब कंपेरिजन दिखा रहे हैं तो 2 बार एज का यूज, एज डिफिकल्ट एज यू माइट, जितना आपको लग सकता है। राइट। तो इन सवालों का जवाब देना उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग सकता है। देखिए सारे रूल्स वही यूज हो रहे हैं जो आपको सिखाए गए हैं। इसलिए मैंने अभी कहा था कि अगर इंग्लिश आ गया तो आप कोई भी सब्जेक्ट आसानी से पढ़ सकते हो। आपको क्वेश्चन आंसर्स याद भी नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि कितना याद कर लोगे, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस, लेकिन याद करके आप भूल जाओगे। इसीलिए इंग्लिश को सीख लो, उसके बाद आपको बस स्टोरी पता होनी चाहिए कि उस टॉपिक में क्या कहा जा रहा है, और उसको अपने वर्डिंग में बनाकर लिख दीजिए, आपको ज्यादा नंबर भी मिलेंगे। तो इसके बाद आगे पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आगे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, अलोज, ये हमें आज्ञा देता है, अलो करता है। किसको अलो करता है? क्या अलो करता है? कोऑर्डिनेशन, मतलब मेल मिलाप को। जैसे कोऑर्डिनेशन होता है समाज के अंदर, आप किसी गांव में रहते हैं, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, अलग अलग विचारों के लोग भी हैं, अलग अलग स्टेट के हैं,
अलग अलग कंट्री के भी हो सकते हैं, तो उनमें तालमेल है, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और ये कोऑर्डिनेशन क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अलो करता है किसको? तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही है कोऑर्डिनेशन, मतलब लोगों के अंदर इतना मेल मिलाप एंड और एश्योरेंस। एश्योरेंस क्या होता है? जैसे एश्योर मतलब एक वर्ब है एश्योर, जिसका मतलब होता है भरोसा दिलाना या फिर विश्वास दिलाना। मैं आपको जैसे बोलता हूँ आई गिव यू फुल एश्योरेंस, मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ, पूरा भरोसा देता हूँ। तो एश्योरेंस मतलब भरोसा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तो कोऑर्डिनेशन बनाता है और एक पूरा भरोसा दिलाता है। तो ये है टाइटल। आगे पढ़ते हैं फिर आपको पूरा समझ में आएगा इसका और भी क्या मतलब है। इमेजिन मतलब कल्पना कीजिए। ये हमारा जो इमेजिन है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो इमेजिन कल्पना करें, योरसेल्फ मतलब खुद के बारे में, टू बी कि आप कुछ हैं, बी मतलब होना, आप कुछ हैं, क्या है? अ मेंबर एक सदस्य, ऑफ अ रीजनेबली लार्ज ग्रुप, एक लार्ज ग्रुप है। रीजनेबली मतलब होता है काफी, काफी बड़ा ग्रुप है, उसके आप एक मेंबर हैं, ऐसा आप कल्पना करें। फर्दर, और इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है। अगर आप ये लड़के की इमेज को जरा ध्यान से अगर नोट करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिस ग्रुप इज वेरी मच लाइक, ये ग्रुप काफी मिलता जुलता है किससे? द पीपल ऑफ माई विलेज। मतलब एक जो विलेज है इसको आप एक ग्रुप मान लो, और ग्रुप में रहने वाले जो लोग हैं उनको मेंबर्स मान लो, तो गांव के मेंबर्स, ठीक है? तो ये गांव की बात नहीं हो रही है, कोई शहर हो सकता है, देश हो सकता है, स्टेट हो सकती है, कोई भी। आप बस तुलना कर ले, ग्रुप मतलब क्या? एक गांव की तरह, और उसमें रहने वाले लोग कौन? वहां के लोग। उनको कोई तो चला रहा होगा, जैसे एमसी वगैरह होते हैं, सरपंच वगैरह होते हैं, वो चलाते हैं ना, मैनेज करते हैं। तो वही चीज यहाँ कहा जा रहा है। तो इसको समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक मेंबर हैं एक बहुत बड़े ग्रुप के। फर्दर मतलब और ज्यादा, और आगे। इमेजिन कल्पना करें दैट की दिस ग्रुप हैज, इस ग्रुप के पास है क्या है? द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होती है विशेषताएं, फॉलोइंग मतलब जो आगे दी हुई है। तो कह रहे हैं इस आगे ये भी इमेजिन करें कि इस ग्रुप की जो आगे दी हुई विशेषताएं हैं वो भी इसमें है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के मेंबर्स आर वो है डाइवर्स। डाइवर्स मतलब होता है विभिन्न, मतलब अलग अलग। इन वेरियस वेज, बहुत तरीकों में। अब वो आगे पता चलेगा कैसे अलग अलग है हर कोई, क्योंकि हर कोई सोचता अलग है, कपड़े अलग पहनता है, काम अलग अलग करता है, अलग अलग स्टेट से है, अलग अलग रिलीजन से, इसलिए वो डाइवर्स है। अब ये रूल कौन सा यूज हुआ? द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, ये सारा हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद लगा हुआ है आर, उसके बाद डाइवर्स यहाँ पर है एक एडजेक्टिव। जैसे ही इज हैप्पी, ही इज सैड, ऐसे ही दे आर डाइवर्स। तो वे बहुत तरीकों से अलग अलग है। दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिजाइंसेस। तो यार पता नहीं क्या है, एलिजाइंसेस ही होगा, एक्चुअली टेक्निकल टर्म है, मेरे को इसका इतना नहीं पता। तो दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिजेंसेस, तो अलग अलग। रिलीजियस मतलब धार्मिक, एलिजेंसेस मतलब होता है निष्ठा, ठीक है? भक्ति होती है किसी चीज को लेकर, तो हर एक की हर धार्मिक जो निष्ठा है, धार्मिक जो भावना है उनकी वो अलग अलग है। तो ये पोजेशन का चैप्टर। दे हैव, जैसे दे हैव मनी, उनके पास पैसा है, वैसे ही दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिजेंसेस, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठा है, उनकी अलग अलग धार्मिक भक्ति है। अब यहाँ देखिए ये लगा हुआ है कॉलन का निशान, ये जो निशान है कॉलन का है, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कॉलन का यूज किया। सम आर हिंदूज, तो ये दे मतलब लोग जो ग्रुप के, उनके बारे में बात हो रही है, मेंबर्स की। तो सम आर हिंदूज, उनमें से कुछ हिंदूज हैं। सम आर मुस्लिम्स, कुछ मुस्लिम्स हैं। सम क्रिश्चियंस, कुछ क्रिश्चियंस हैं। सॉरी यहाँ पे बोला सम आर हिंदूज, कुछ हिंदूज है। सम आर मुस्लिम्स, कुछ मुस्लिम्स है। यहाँ पे सम सब्जेक्ट है, आर लगा हुआ है, उसके बाद नाउन, ये हिंदूज नाउन। ऐसे ही सम सब्जेक्ट है, आर लगा है, मुस्लिम है एक नाउन।
उसके बाद इकट्ठा करके लिखा है कोमा देके, सम क्रिश्चियंस एंड सम कह रहे कुछ क्रिश्चियंस और कुछ परहैप्स शायद प्रोफेस मतलब क्या हो जाता है, एक तरह से बिल्कुल साफ साफ मना कर देना, तो वो प्रोफेस करते हैं नो रिलीजन एट ऑल, कि कोई धर्म है ही नहीं, कि हम तो नहीं मानते कि कोई भगवान है समथिंग, या हम किसी रिलीजन को नहीं मानते, तो कुछ का ये भी ऐसा विचार होता है। दे आर ऑल्सो वेरिड, वे विभिन्न होते हैं, वेरिड मतलब क्या होता है, डाइवर्स, वेरिड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, ठीक है। दे आर ऑल्सो वेरिड, वे वेरिड भी हैं, मतलब अलग अलग है, इन मेनी डिफरेंट रिस्पेक्ट्स, बहुत सारे अलग अलग तरीकों में। किस तरह से है, और आगे पढ़ते हैं, और अब ध्यान से देखिएगा, अगेन यहाँ पर कॉलन का निशान है, तो और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो कैसे अलग अलग है, दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशंस, वे परस्यू करते, परस्यू मतलब होता है पीछा करना, ठीक है, पीछा करना, जैसे परस्यू योर ड्रीम, अपने ड्रीम का पीछा करो, या फिर इसको सिंपल भाषा में समझे डू करना, ठीक है, करना मतलब डू, तो दे डू डिफरेंट प्रोफेशंस, तो वे अलग अलग प्रोफेशंस मतलब पेशों का पीछा करते हैं, हैव डिफरेंट एबिलिटीज, और उनकी अलग अलग एबिलिटीज होती है। अब यहाँ देखिए कोमा का यूज किया, दे परस्यू, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, परस्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे यहाँ पे सब्जेक्ट, कोमा लगा के सीधा हैव लिखा, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन है दे, तो दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज, उनकी जो एबिलिटीज होती हैं वो भी अलग अलग है। हैव डिफरेंट हॉबीज, उनकी जो हॉबीज हैं वो भी अलग अलग है। डिफरेंट टेस्ट्स, उनका जो स्वाद है वो भी अलग अलग है, मतलब कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है, किसी को किसी चीज में स्वाद आता है किसी को किसी चीज में, तो डिफरेंट टेस्ट है इन एवरीथिंग, हर चीज में, फ्रॉम फिल्म्स टू बुक्स, फिल्म से लेकर बुक्स तक, किसी को कैसी फिल्म अच्छी लगती है, किसी को कैसी, किसी को किस तरह की बुक्स अच्छी लगती है, किसी को किस तरह की, तो ये सारा क्या आ रहा है, वेरिड बता रहे हैं कि वो वेरिड है, डाइवर्स है। सम आर रिच, कुछ अमीर है, एंड सम आर पुअर, कुछ गरीब है, सम आर ओल्ड, कुछ ओल्ड है बुजुर्ग है, सम यंग, और कुछ जवान है। इमेजिन फर्दर, अब और आगे इमेजिन कीजिए, इमेजिन फर्दर दैट की मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के मेंबर्स, इस ग्रुप के सदस्य, आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट्स। अब इसको समझने के लिए आपको लाइकली टू का पूरा डिटेल में चैप्टर कराया था, थोड़ा एडवांस लेवल का था, तो मैं आपको इसको सिंपल में तोड़ता हूं, समझिएगा। कह रहे हैं आगे इमेजिन कीजिए कि द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के मेंबर्स, हैव डिस्प्यूट्स, तो उनमें क्या है, डिस्प्यूट्स है, डिस्प्यूट्स मतलब होते हैं मनमुटाव, भेदभाव, या फिर विरोधाभास है उनके अंदर, या फिर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा है, उसको डिस्प्यूट बोलते हैं। और ये लाइकली जो टू होता है इसका मतलब होता है संभावना, इट इज लाइकली दैट, ऐसी संभावना है कि द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप हैव डिस्प्यूट्स, कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें कुछ विवाद है। और एडवांस लेवल में क्या करते हैं, लाइकली टू से पहले इज एम आर लगाते हैं, फिर ये पोजेशन का चैप्टर था इसलिए हैव का यूज, फिर वो नाउन एडजेक्टिव। तो आगे क्या लिखा है कि आगे इमेजिन कीजिए कि इस ग्रुप के मेंबर्स, संभावना है कि उनके अंदर मतभेद होते हैं, ओवर किस चीज पर, ओवर मतलब किन्हीं चीजों पर, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के अलग अलग जो पहलू होते हैं, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, तो वेरियस एस्पेक्ट्स मतलब अलग अलग पहलुओं पर उनके अलग अलग विवाद होते हैं, कोई बोलता है ये ठीक है, कोई बोलता है वो ठीक नहीं है। आगे फिर से सेमीकोलन, आगे इसको कह रहे हैं कि किस किस तरह के डिस्प्यूट है। हाउ मच प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी, शुड वन, वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, बी अलाउड, यहाँ सॉरी वन सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस, तो कितनी प्रॉपर्टी वन शुड वन बी अलाउड टू ऑन, मतलब एक एक व्यक्ति को कितना अलाउड किया जाना चाहिए कि वो कितनी संपत्ति रख सकता है। शुड इट बी कंपल्सरी, क्या ये कंपल्सरी होना चाहिए, बी का मतलब होना, इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस है, ऊपर वाला पैसिव था। शुड इट बी कंपल्सरी, क्या ये कंपल्सरी होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, दैट की एवरी चाइल्ड, हर बच्चा, बी सेंट, कि भेजा जाए टू स्कूल,
कि क्या ये जरूरी होना चाहिए कि हर बच्चे को स्कूल भेजा जाए, और या फिर शुड द पेरेंट्स बी अलाउड, या पेरेंट्स को अलाउड किया जाए, ये पैसिव है, टू डिसाइड, कि वो डिसाइड करेंगे। या तो वो कह रहे हैं कि बच्चे को स्कूल भेजा जाना चाहिए, क्या ये कंपलसरी है, या ये पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। तो इस तरह के विवाद। आगे लिख रहे हैं हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड, तो इस ग्रुप को कितना स्पेंड करना चाहिए। जैसे आपके गांव के सरपंच होंगे, अगर उनके पास पैसा आ रहा है तो उनको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पर, ऑन इट्स सेफ्टी, अपनी सेफ्टी पर, एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा पर। तो अपनी जो सेफ्टी है या सिक्योरिटी है उस पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए उनको। और या फिर शुड इट बिल्ड, या फिर उनको, इट मतलब उस ग्रुप को बिल्ड करना चाहिए मोर पार्क्स, और भी ज्यादा बगीचे, पार्क्स, इंस्टेड, उसकी बजाय, इंस्टेड मतलब की बजाय। शुड द ग्रुप बी अलाउड, क्या ग्रुप को अलाउड करना चाहिए टू डिस्क्रिमिनेट, कि वो भेदभाव करें, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना, अगेंस्ट, एक दूसरे के विपरीत, खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, कि वो भेदभाव करें अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर, उनके जो मेंबर्स है ग्रुप के उनमें से कुछ के प्रति वो भेदभाव करें, क्या ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। आगे लिखा है एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट, तो हर जो सवाल होगा, एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट, वो निकाल कर लाएगा। एलिसिट मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है। एक सवाल होगा तो उसके 100 जवाब हो सकते हैं, तो हर क्वेश्चन विल एलिसिट, वो निकाल कर लाएगा वैरायटी ऑफ आंसर्स, मतलब बहुत सारे जवाब, फ्रॉम डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों से। हर किसी का जवाब अलग होगा, क्वेश्चन तो एक ही होगा ना, तो वही चीज। बट लेकिन फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी, कह रहे हैं ये जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, अलगाव है, मतलब सब अलग अलग है, ये जो विभिन्नता है, इसके बावजूद दिस ग्रुप हैज टू लिव, इस ग्रुप को, हैज टू मतलब पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, मतलब कंपल्शन दिखा रहे हैं, नेसेसिटी। तो ये हैज टू हैव टू का चैप्टर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस ग्रुप को रहना पड़ता है टुगेदर, एक साथ। तो कह रहे हैं इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी सबको एक साथ रहना पड़ता है। जैसे गांव में सब अलग हैं फिर भी एक साथ रह रहे हैं, तो रहना पड़ता है। दे आर डिपेंडेंट, वे डिपेंडेंट है मतलब निर्भर है, अपॉन, अपॉन मतलब किसी चीज पर, किस पर, ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इन वेरियस वेज, बहुत सारे तरीकों से। दे रिक्वायर, उनको जरूरत होती है, द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की कोऑपरेशन की, मतलब जो भी मेल मिलाप है उस चीज की उनको जरूरत होती है। व्हाट विल इनेबल, इनेबल का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरह से लायक बना देना या फिर ऑन कर देना। जैसे आप डिसेबल कर देते हैं किसी नेटवर्क को, अपने आपके जो फोन सेटिंग होती है डिसेबल कर देते हैं, वो चलता नहीं है। इनेबल मतलब फिर वो चलने लगता है। तो कह रहे व्हाट विल इनेबल, वो क्या चीज है जो इनेबल करेगी, चला देगी द ग्रुप, उस ग्रुप को, टू लिव टुगेदर, कि वो एक साथ रह सके पीसफुली, शांति से। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो इनेबल करेगी इस ग्रुप को एक साथ शांति से, शांतिपूर्वक रहने के लिए, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं, अभी तो काफी कुछ है पढ़ने के लिए। तो ये देखिए एक लाइन ये भी रहती है इधर, ये जो लेडी है ये क्या लिख रही है, यस दिस कुड बी माई कॉलोनी। इसका कोई क्वेश्चन होगा कि क्या ये गांव, गांव के बारे में बात हो रही है। फिर ये कह रही है यस दिस कुड बी माई कॉलोनी, हाँ ये मेरी कॉलोनी भी ऐसी हो सकती है। एज वेल मतलब भी। डज दिस अप्लाई टू योर विलेज, क्या ये आपके विलेज पर भी अप्लाई होती है, यही वाली बात। और टाउन, या आपके टाउन पर या आपकी कॉलोनी, टू मतलब उस पर भी। तो ऑब्वियसली ये हर जगह लागू होती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है बहुत सारे लोगों के सहयोग से बनता है, एक व्यक्ति अकेला संविधान नहीं बना सकता है। जैसे बोलते हैं कि अंबेडकर ने संविधान लिखा, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर संविधान को बनाया, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में ये पावर नहीं होती है। तो अब आगे पढ़ते हैं, देखिएगा आगे चैप्टर ये ऊपर लिखा ही हुआ है, तो अब देखिए ध्यान से। आगे लिखा है वन में से, वन मतलब सब्जेक्ट, में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, में संभावना बताता है, मोडाल वर्ब,
वन में से एक व्यक्ति कह सकता है दैट की परहैप्स शायद मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कि इस ग्रुप के मेंबर्स कैन लिव टुगेदर एक साथ रह सकते हैं। तो कह रहे एक व्यक्ति कह सकता है शायद इस ग्रुप के मेंबर्स एक साथ रह सकते हैं इफ अगर दे कैन अग्री अगर वे सहमत हो जाएं ऑन सम बेसिक रूल्स कुछ बेसिक रूल्स पर मतलब कुछ जो बुनियादी नियम होते हैं अगर उन पर वो सहमत हो जाएं तो वे रह सकते हैं। Why will the group need तो ग्रुप को नीड क्यों होगी सर्टेन बेसिक रूल्स की। तो वाई विल द ग्रुप नीड ग्रुप को नीड क्यों होगी या ग्रुप को क्यों चाहिए सर्टेन बेसिक रूल्स कुछ बेसिक रूल्स। थिंक ऑफ मतलब सोचो। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस थिंक ऑफ किसके बारे में सोचो व्हाट वुड हैपन जब हम कल्पना करते हैं भविष्य की तो वुड लगाते हैं तो थिंक सोचो व्हाट वुड हैपन क्या होगा राइट और प्रेजेंट में भी हम वुड लगाते हैं भविष्य की कल्पना जब इमेजिन करके बोलते हैं तो भी वुड लगाते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट भी बोल सकते हैं या फ्यूचर की कल्पना। तो थिंक सोचो व्हाट वुड हैपन क्या होगा इन द एब्सेंस ऑफ की अनुपस्थिति में मतलब एब्सेंस होंगे अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स तो क्या होगा अगर ये रूल्स नहीं होंगे। एवरी इंडिविजुअल हर व्यक्ति वुड बी इनसिक्योर वो असुरक्षित होगा। तो ये बी जो है ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में क्या होगा फिर वो असुरक्षित होगा तो वुड बी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इनसिक्योर होगा असुरक्षित होगा सिंपली बिकॉज सिंपल वे से इसीलिए क्योंकि दे वुड नॉट नो उनको नहीं पता होगा वट मेंबर्स की क्या यहाँ पे वट जोड़ रहा है सेंटेंस को कि क्या मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कुड डू कि वो मेंबर्स जो इस ग्रुप के क्या कर सकते हैं टू ईच अदर एक दूसरे के साथ। तो अगर बेसिक रूल्स नहीं होंगे तो हर इंडिविजुअल इनसिक्योर फील करेगा सिंपली इसलिए क्योंकि उनको नहीं पता होगा कि दूसरा मेंबर उनके साथ क्या कर सकता है। हु कुड क्लेम राइट्स ओवर व्हाट कौन किस चीज पर दावा कर सकता है। हु कुड क्लेम कौन दावा कर सकता है राइट्स मतलब अधिकारों का ओवर व्हाट किसी भी चीज पर। तो कौन किस चीज पर दावा कर सकता है कह नहीं सकते ये मतलब है इन शॉर्ट इसका। एनी ग्रुप विल नीड हर ग्रुप को जरूरत होगी सम बेसिक रूल्स कुछ बेसिक रूल्स की दैट आर पब्लिकली जो कि पब्लिकली प्रोमुलगेटेड जो कि क्या है इसको पहले आप समझ ले फिर मीनिंग आपको समझ में आएगा। प्रोमुलगेटेड का मतलब होता है जो लागू हो चुके हैं मतलब जैसे जिसको बोलते हैं कि सरकार ने उसको लागू कर दिया सबको सब पे वो लागू होंगे ही होंगे ठीक है। तो कह रहे हैं कि कोई भी ग्रुप हो उसको कुछ बेसिक रूल्स चाहिए होंगे दैट जो आर पब्लिकली प्रोमुलगेटेड जो कि एक्सेप्टेड होंगे मतलब जिनको लागू कर रखा होगा एंड नोन और जिनके बारे में पता भी होगा टू ऑल मेंबर्स सभी मेंबर्स को ऑफ दैट ग्रुप उस ग्रुप के टू अचीव ताकि वो अचीव कर सके अ मिनिमल मिनिमल मतलब होता है न्यूनतम मतलब सबसे एक लो लेवल का उतना तो होना ही चाहिए ये मतलब है। टू अचीव अ मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन जो ये कह रहे हैं कि इतना जो कोऑर्डिनेशन है ना उसका जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उतना तो मेंटेन करना ही पड़ेगा और उसके लिए कुछ नियम है। तो ये सारे पब्लिकली एक्सेप्टेड होने चाहिए और लागू होने चाहिए और जो भी ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनको पता होने चाहिए। इसके बाद आगे देखिए तो मैं अभी क्या है एक्चुअली आपको लेसन नहीं पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे को ये सारा ही समझ में आ जाएगा मैं आपको इंग्लिश पढ़ के दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की तरीके से इसको पढ़ाऊंगा तो उसको एक अलग वे से पढ़ाऊंगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाए। लेकिन अगर अभी भी आप समझ रहे होंगे और इसके बाद रिवाइज करेंगे तो भी आपको ये सारा समझ में आएगा ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आई होप हमने बोला कि कोई भी ग्रुप हो उसको कुछ बेसिक बुनियादी नियम जो है उनकी जरूरत होगी और ऐसे नियम जो कि पब्लिकली एक्सेप्टेड होंगे और जो मेंबर्स है ग्रुप के उनको भी उनके बारे में पता होगा ताकि एक जो मिनिमल लेवल की जो कोऑर्डिनेशन है न्यूनतम जो कोऑर्डिनेशन है वो बनाया जा सके। बट लेकिन दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन कह रहे हैं कि ये रूल
केवल पता ही नहीं होने चाहिए। अब चाहिए शुड लगता है, शुड की जगह मस्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग एडवाइस। तो ये नियम मस्ट नॉट ओनली बी नॉन, ये केवल पता ही नहीं होने चाहिए, ये पैसिव वॉइस है, मस्ट बी थर्ड फॉर्म। तो पता ही नहीं होने चाहिए, दे मस्ट ऑल्सो बी एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिएबल इसका मतलब क्या है, इसको समझ ले। यहाँ बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये एक एडजेक्टिव है, मस्ट का चैप्टर, दे सब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। दे मस्ट ऑल्सो बी एनफोर्सिएबल, मतलब ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए बल्कि ऐसे भी होने चाहिए जो लागू भी हो, ठीक है, एनफोर्सिएबल। इफ अगर सिटीजन्स, अगर जो नागरिक है, हैव नो एश्योरेंस, अगर उनको भरोसा ही नहीं होगा, उनको आश्वासन ही नहीं होगा, ठीक है, इफ सिटीजन्स हैव नो एश्योरेंस, अगर उनको आश्वासन नहीं होगा, दैट की अदर्स विल फॉलो दीज रूल्स, कि दूसरे लोग इनको फॉलो करेंगे रूल्स को, तो क्या होगा, अगर उनको भरोसा नहीं होगा कि वो इनको फॉलो नहीं करेंगे, दे विल themselves have no reason to follow, तो उनके पास कोई कारण नहीं होगा कि वो भी फॉलो करें these रूल्स को, राइट। तो सिंपल सा मतलब है, अगर सिटीजन्स को भरोसा ही नहीं होगा कि दूसरे लोग भी इनको फॉलो करेंगे, तो उनके पास भी कोई कारण नहीं होगा कि वो भी फॉलो करें, वो भी कहेंगे वो नहीं फॉलो कर रहे, हम भी नहीं कर रहे। इसीलिए एक मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए जो पब्लिकली प्रोमुलगेटेड होने चाहिए, नोन होने चाहिए ग्रुप के मेंबर्स के बीच में। आगे लिखा है सेइंग दैट, मतलब ऐसा कहकर या ऐसा अगर ऐसा कहा जाता है, द रूल्स आर लीगली एनफोर्सिएबल, गिव्स एन एश्योरेंस टू एवरीबॉडी दैट अदर्स विल फॉलो दीज। कह रहे हैं सेइंग दैट द रूल्स आर लीगली एनफोर्सिएबल, मतलब अगर ऐसा कहें कि जो रूल्स हैं वो लीगली, वो लागू होंगे, ठीक है, गिव्स वो देता है। अब ये जो सारा है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर भी खुद एक सेंटेंस है। तो कह रहे हैं अगर ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऐसा, ये जो रूल्स हैं ये फॉलो होंगे, लागू होंगे, तो ये गिव्स, ये देता है, एन एश्योरेंस, एक भरोसा देता है, टू एवरीबॉडी, हर किसी को, दैट की अदर्स विल फॉलो दिस, कि दूसरे भी इनको फॉलो करेंगे। ऑब्वियसली अगर हमें ये पता चल जाए कि हाँ लागू हो रहा है, सब कुछ लीगली हो रहा है, तो ये हमें भरोसा दिलाएंगे कि हमारे लिए भी है, दूसरों के लिए भी है, हम भी फॉलो करेंगे, वो भी करेंगे। आगे लिखा है फॉर, क्योंकि, फॉर मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाता है, क्योंकि इफ दे डू नॉट डू सो, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, तो उनको सजा मिलेगी, और हम नहीं करते तो हमको भी मिलेगी। तो ये जो है इसको लीगली अगर ये एनफोर्सिएबल होंगे तो हमें एश्योरेंस मिलेगी कि दूसरे भी फॉलो करेंगे, राइट। तो ये है इंग्लिश की पावर, इंग्लिश आती होगी तो आप खुद पढ़ देंगे। अब देखिए आगे क्या लिखा है, द फर्स्ट फंक्शन, पहला जो फंक्शन है, पहला जो कार्य है, ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान, संविधान का, इज वो है टू प्रोवाइड, उपलब्ध करना। ये हमारा इस 2M2R2 का लेसन है। तो पहला फंक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशन का है प्रोवाइड करना, उपलब्ध कराना, अ सेट, एक सेट उपलब्ध कराना। सेट किस चीज का, वो बेसिक रूल्स का, कुछ बुनियादी नियमों का, दैट जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो अलो करे, फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन, मतलब एक मिनिमम, न्यूनतम कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, एक सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में। तो पूरा मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन है कि वो कुछ ऐसे बेसिक रूल्स का एक सेट प्रोवाइड करे जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो एक न्यूनतम जो बैलेंस है उसको मेंटेन कर सके। तो इसके बाद आगे लिखा है, तो इसके बाद एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्चुअली ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। इनएक्ट का मतलब एक तो होता है लागू करना किसी चीज को, और दूसरा मतलब होता है एक्ट आउट करना, मतलब अभिनय करना। अभिनय मतलब एक्टिंग करना ना, इसको एक्ट करना होता है क्लास में। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें सभी बच्चे फिर पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो एक संविधान की तरह कुछ नियम्स बनाते हैं कि क्लास में ऐसा होगा, ऐसे सजा मिलेगी, हर किसी को ये नियम फॉलो करने हैं। तो उस टाइप की ये एक्टिविटी है, आप कर लीजिएगा। मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए आपके टीचर आपको पढ़ा देंगे।
तो मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ जो मेन चीज है। तो अब देखिए आगे, तो आपको पहला फंक्शन पता चला, और अभी थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्पेसिफिकेशन मतलब विशिष्टताएं, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब जैसे आपने देखा है सोसाइटी के अंदर हर किसी को अपनी एक पावर मिली हुई है कि राष्ट्रपति ये फैसले ले सकता है, सीएम के हक में ये फैसले है, पुलिस वाले या फिर टीचर्स या जो भी है, हर किसी को अपनी अपनी पावर्स मिली हुई है। वो किस हिसाब से मिली है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिली हुई है। तो यहाँ पे उसकी स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है। स्पेसिफिकेशन जैसे मान लो एक एरोप्लेन है, ये लेट्स सपोज एक एरोप्लेन है, तो मेरी ड्राइंग थोड़ी है ऐसी क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की है तो जहाज तो बना ही सकता हूँ। तो एक एरोप्लेन है, अब इसकी स्पेसिफिकेशन कि इसका विंग स्पैन कितना होना चाहिए, इसका रडर, इसका जो फ्यूजलाज है, इसका जो कॉकपिट है, इसका जो इधर प्रोपेलर होगा और इसके जो स्लैट्स होंगे, ठीक है, इसके जो एलरोन्स होंगे। तो ये टेक्निकल टर्म्स आपको नहीं पता होंगी क्योंकि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है इनके बारे में। तो ये सारा इनका एक स्पेसिफिकेशन होता है, कितना कितना साइज रखना है। वैसे ही ऐसे ही किसको कितनी कितनी पावर देनी है उसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो पढ़ते हैं फिर पता चलेगा। लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान, इज अ बॉडी, वो एक बॉडी है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, किडनी को अलग फंक्शन दिया है, ब्रेन को अलग फंक्शन, आईज का अलग फंक्शन, लीवर का अलग फंक्शन। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को एक शरीर की तरह समझ लो आप। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरी बॉडी है। किसकी बॉडी है? ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की। फंडामेंटल मतलब बेसिक, मतलब बुनियादी सिद्धांत। प्रिंसिपल्स बोलते हैं सिद्धांत को, फंडामेंटल्स मतलब बुनियादी। तो यहाँ कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है। किस चीज की बॉडी है? कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स की, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्नड, जिसके अनुसार एक स्टेट को चलाया जाता है, राइट। तो एक स्टेट कैसे चलेगी? कुछ नियम से चलेगी। तो अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूट मतलब चलाना संविधान के अनुसार, गवर्न मतलब शासन करना या चलाना रूल्स के अकॉर्डिंग। तो याद कर लो, ये आपके लिए अच्छी डेफिनेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक वो बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जिसके अनुसार किसी भी स्टेट को रन किया जाता है। बट लेकिन व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, लेकिन ये रूल्स होंगे क्या, क्या होने चाहिए? व्हाट क्या, शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, यहाँ पे बी आ रहा है होना, दीज फंडामेंटल रूल्स, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक्टिव वॉइस। तो कह रहे हैं लेकिन ये फंडामेंटल रूल्स, ये बेसिक रूल्स क्या होने चाहिए, एंड और व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल, और वो क्या चीज है जो इनको बेसिक्स बनाती है। हम इनको क्यों कहें कि ये बेसिक रूल्स है, क्यों कहें कि ये फंडामेंटल रूल्स है, क्यों कहें कि इनको फॉलो करना जरूरी है। तो कह रहे हैं व्हाट क्या मेक्स बनाती है। यहाँ पे व्हाट एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एस लगा दिया। तो व्हाट मेक्स क्या बनाती है, देम इन्हें मतलब रूल्स को फंडामेंटल। वेल जैसे हम स्पीकिंग में बोलते हैं वेल, हाँ तो द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, यू विल हैव टू डिसाइड, जो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इज वो है हु गेट्स टू डिसाइड, कि कौन डिसाइड, किसको डिसाइड करना होता है, व्हाट द लॉज, कि क्या लॉज गवर्निंग द सोसाइटी, जो सोसाइटी को चलाएंगे, शुड बी होने चाहिए। इस सेंटेंस में बहुत लोग दिमाग उनका हिल जाएगा, मैं फिर भी ब्रेक डाउन करके उनको दिखा देता हूं। देखिए ध्यान से, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये सेंटेंस है, पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आगे हु रिलेटिव प्रोनाउन, पहला क्वेश्चन है हु गेट्स टू डिसाइड, किसको डिसाइड करना है या कौन डिसाइड करेगा। ये जो गेट टू है ये हमारा हैज टू हैव टू ही होता है, राइट। याद रखिएगा, हैज टू हैव टू को गेट टू भी बोला जाता है, यूज किया जाता है, और कई बार इनकी हिंदी फ्यूचर में भी काउंट कर ली जाती है, जैसे हु गेट्स टू डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा, या किसको डिसाइड करना है या किसको डिसाइड करना होता है, सब एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है हु, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, पहला क्वेश्चन है
कौन डिसाइड करता है, किसको डिसाइड करना होता है या कौन डिसाइड करेगा? व्हाट, क्या, अगेन से एक और रिलेटिव प्रोनाउन, क्या, द लॉज, जो लॉज है, शुड बी, वो होने चाहिए। कौन से लॉज? अगेन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर यहाँ पे लगाया नहीं हुआ क्योंकि एडवांस लेवल की इंग्लिश है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। गवर्निंग द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को चलाने वाले, वो क्या होने चाहिए? तो क्या लो होने चाहिए सोसाइटी को चलाने वाले? तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये पहला क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर भी एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसको हटाकर एडवांस बना रखा है, तो ये हु, यू विल हैव टू, ये पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, विल हैव टू का चैप्टर। तो पूरा मतलब अब क्या बना? वेल, पहला क्वेश्चन है जो आपको डिसाइड करना पड़ेगा वो ये है कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन से रूल जो सोसाइटी को चलाएंगे वो कौन से होंगे, राइट? थोड़ी हिंदी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लोगों का दिमाग यहाँ घूमेगा क्योंकि हमें भी सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा यहाँ पर, क्योंकि वैसे तो समझ में आता है लेकिन समझाना एक चैलेंज का काम है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो पॉइंट बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल भाषा में ये कहेंगे कि पहला क्वेश्चन यही होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमें लॉज डिसाइड करने हैं, रूल्स डिसाइड करने हैं, लेकिन उससे भी पहला क्वेश्चन है कि कौन डिसाइड करेगा उन रूल्स को? तो जो उन रूल्स को बनाएगा, लॉज को, तो उसके लिए भी नियम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। यू मे वॉन्ट रूल एक्स, आप चाह सकते हैं, वॉन्ट मतलब चाहना, मे आ रहा है एक मोडाल वर्ब, यू मे वॉन्ट, आप चाह सकते हैं रूल नंबर एक्स, मतलब मान लो कि आपने कुछ रूल लिख दिए, आप हो सकता है आपको वो पसंद हो, बट लेकिन अदर्स में वॉन्ट रूल वाई, हो सकता है दूसरों को दूसरे वाले अच्छे लगते हो। हाउ डू वी डिसाइड, तो हम कैसे डिसाइड करें? हुज रूल्स, किन किन के रूलों को, हुज मतलब किन के, किन की, किन के, हुज रूल्स या प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब जैसे आपको 10 काम करने हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो आपकी प्रेफरेंस होगा। तो हुज रूल्स, किन के रूल्स को या किन की प्रेफरेंस को, किन की प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस, तो कौन हमें चलाएंगी? तो कह रहे हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि किन के नियम या किन की प्रेफरेंसेस हमें चलाएंगी। यू मे थिंक, आप सोच सकते हैं, द रूल्स, नियम, यू वांट, जो आप चाहते हैं, एवरीवन टू लिव बाय, कि हर कोई उनका निर्वाह करे, आर द बेस्ट, वो बेस्ट है। तो यू मे थिंक, आपको लग सकता है, एक्चुअली सोचना तो नहीं कहेंगे, यू मे थिंक, आपको लग सकता है, ये संभावना है, यू मे थिंक, आपको लग सकता है, रूल्स, रूल्स आर द बेस्ट, रूल्स बेस्ट है। कौन से रूल्स? यू वांट, जो आप चाहते हैं, एवरीवन, कि हर कोई, लिव बाय, वो उनका निर्वाह करे, लिव बाय मतलब उनके अकॉर्डिंग जीना। तो ये हमारा वांट समवन का चैप्टर, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आना था जो कि यहाँ पे मिस किया हुआ है, जो एडवांस में चलता है। तो आपको लग सकता है कि रूल्स जो आप चाहते हैं कि हर कोई जिनका निर्वाह करे वो बेस्ट है, बट लेकिन अदर्स थिंक, दूसरों को लगता है, दैट की देयर रूल्स, उनके रूल्स आर द बेस्ट, उनको ये लगता है कि वो वाले नियम लागू होने चाहिए। हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, तो इस डिस्प्यूट को, इस विवाद को कैसे रिसॉल्व करें, मतलब सुलझाएं। इसीलिए सो इवन बिफोर, कह रहे इससे पहले, यू डिसाइड, कि आप डिसाइड करें, व्हाट रूल्स, कौन से रूल्स, शुड गवर्न दिस ग्रुप, इस ग्रुप को कौन से नियम चलाएंगे, यहाँ पे कोमा लगाना चाहिए, यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है। तो यहां तक पहले समझे, इससे पहले कि आप डिसाइड करें कि कौन से नियम है जो आपके ग्रुप को, मतलब हो सकता है विलेज हो, स्टेट हो, कंट्री हो, तो इससे पहले कि आप डिसाइड करें कि वो कौन से रूल है जो गवर्न करें आपके ग्रुप को, यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है, या आपको डिसाइड करना होता है, हु गेट्स टू डिसाइड, कि कौन इन रूल्स को बनाएगा, कौन इन रूल्स को डिवाइड करेगा। रूल बनाने से पहले कौन उनको बनाएगा, वो आपको डिसाइड करना होता है। तो आगे थोड़ा सा और है बस, द कॉन्स्टिट्यूट, चैप्टर तो ये बहुत बड़ा है लेकिन मैं इतना पढ़ा नहीं सकता हूँ, हो सकता है 4 घंटे लग जाए, आप इतना 5 मिनट भी नहीं देखेंगे वीडियो को। आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड, तो कॉन्स्टिट्यूशन
हैज टू प्रोवाइड, उसको देना होता है, नेसेसिटी बता रहे हैं तो देना पड़ता है या देना होता है, संविधान को उपलब्ध कराना पड़ता है या कराना होता है, एन आंसर एक जवाब, टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल का, इस सवाल कौन सा, ये जो हमने कहा कि रूल बनाने से, डिसाइड करने से पहले कि कौन से रूल होंगे जो जिससे सोसाइटी चलेगी, उससे पहले ये डिसाइड करना होता है कि कौन ये रूल बनाएगा, तो वो लोग जो हैं जो नियम बनाएंगे तो वो कौन होंगे, इसका आंसर भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, यही लिखा है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर, उनको आंसर प्रोवाइड करना होता है इस क्वेश्चन का भी। इट स्पेसिफाइज, इट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, स्पेसिफाइसेस मतलब क्लियर करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, स्पेसिफाई का वाई हटा के IES, तो संविधान स्पेसिफाई करता है, क्लियर करता है द बेसिक, मतलब जो बिल्कुल बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर है इन अ सोसाइटी, मतलब एलोकेशन मतलब होता है बांटना, एक तरह से वितरण करना, जो पावर का बंटवारा है सोसाइटी में, जो बेसिक पावर्स है वो भी संविधान डिसाइड करता है। इट डिसाइड्स, संविधान डिसाइड करता है, हु गेट्स टू डिसाइड, कि किसको डिसाइड करना है, व्हाट क्या, द लॉज विल बी, कि लॉ क्या होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। इट मतलब जो आप पढ़ रहे हैं ना अभी, अगर उसका सार आप मुझसे मांगेंगे, उसका एसेंस क्या है, तो वो ये है, सबसे पहला फंक्शन यही है। इट डिसाइड्स, ये संविधान ही डिसाइड करता है कि किसको डिसाइड करना, वो बंदा कौन है जो डिसाइड करेगा, व्हाट कि क्या लॉज होंगे, वो कौन से नियम होंगे। इन प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल मतलब होता है सैद्धांतिक रूप से, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, हु गेट्स टू डिसाइड, कि वो कौन है जो डिसाइड करेगा, कैन बी आंसर्ड, इसको, इसका जवाब दिया जा सकता है इन मैनी वेज, बहुत तरीकों से। तो कह रहे हैं कि सिद्धांतिक रूप से ये जो सवाल है कि कौन डिसाइड करेगा इन रूल्स को, तो इसका जवाब भी दिया जा सकता है बहुत तरीकों से। आगे ये देखिए कॉलन लगा है, आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या लिखा है, इन अ मोनार्किकल, ये क्या होता है देखो, मोनो मतलब वन, आर्क मतलब एक तरह का शासन, मोनार्किकल क्या होता है, एक राजा का शासन या रानी का शासन, मतलब एक बंदा राज करता है उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर बहुत तरीकों से दिया जा सकता है कि ऐसा सिस्टम होगा तो ये करेगा, वैसा सिस्टम होगा तो ये करेगा। अभी आप पढ़ेंगे, इन अ मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन, जो मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन है, राजा रानी वाला जो सिस्टम होता है, उनका जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग, अ मोनार्क मतलब जो शासन कर रहा है, राजा रानी, डिसाइड्स वो डिसाइड करता है नियमों को, इन सम कॉन्स्टिट्यूशंस, और कुछ संविधानों में, लाइक जैसे कि द ओल्ड सोवियत यूनियन, जो पुरानी सोवियत यूनियन थी, वन सिंगल पार्टी, उसमें से एक सिंगल पार्टी जो होती है, वाज गिवन, उसको दी गई, ये पैसिव वॉइस है, तो उसको दिया गया द पावर टू डिसाइड, डिसाइड करने का, ठीक है। मोनार्किकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मोनार्क डिसाइड करता है, और कुछ संविधानों में जो सोवियत यूनियन थी ओल्ड वाली, उसमें एक पार्टी डिसाइड करती थी। बट लेकिन इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत में, ब्रॉडली स्पीकिंग मतलब अगर मोटे तौर पे कहें तो, द पीपल गेट टू डिसाइड, लोग हैं जो डिसाइड करते हैं इन नियमों को कि समाज कैसे चलेगा। अब आप कहेंगे लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ये तो मंत्रियों के हाथ में होता है, नहीं, हम लोग मंत्रियों को चुनते हैं, हम अपनी पावर मंत्रियों को देते हैं कि आप हमारी तरफ से लड़ें और बेस्ट डिसीजन लें, हम उनको चुनते हैं, और उनको इसलिए चुनते हैं कि आप हमारी तरफ से फैसले लें, इसलिए ये कहा जा सकता है इनडायरेक्टली पीपल गेट टू डिसाइड, लोगों को डिसाइड करना होता है, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है, मंत्री अपनी मर्जी चलाते हैं। तो यहां तक समझ में आया। आगे लिखा है, बट लेकिन दिस मैटर इज नॉट सो सिंपल, लेकिन ये मैटर इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज क्योंकि, इवन इफ भले ही, यू आंसर दैट, भले ही आप आंसर दें, ये यू यहाँ सब्जेक्ट है, आंसर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भले ही आप आंसर दें दैट की द पीपल शुड डिसाइड, कि लोगों को डिसाइड करना चाहिए, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन, ये भी कोई मतलब पूरा जवाब नहीं है। आगे लिखा है, हाउ शुड द पीपल डिसाइड, लोगों को कैसे डिसाइड करना चाहिए या लोग कैसे डिसाइड करेंगे। कई बार क्या होता है, शुड विल का सेंस भी देता है,
आगे लिखा है फॉर समथिंग टू बी लो, मतलब फॉर समथिंग किसी चीज के लिए, टू बी लो कि वो लो बन जाए, शुड एवरीवन अग्री, क्या सभी सहमत होने चाहिए, टू इट, उसके लिए, मतलब क्या उस चीज से सभी सहमत होने चाहिए और कि वो लो बन जाए। दोबारा पढ़ता हूँ, फॉर समथिंग टू बी लो, किसी चीज का लो बनने के लिए, शुड एवरीवन, एवरीवन सब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट की फॉर्म, शुड एवरीवन अग्री, क्या हर किसी को सहमत होना चाहिए, टू इट, इससे, जो भी नियम बनाया होगा, शुड द पीपल डायरेक्टली वोट, या लोगों को सीधे सीधे वोट देना चाहिए ऑन ईच मैटर, हर मैटर पे, मतलब जो भी छोटे छोटे नियम है लोग डेली जाएंगे डेली वोट करेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बोल रहे हैं क्या लोगों को डायरेक्टली वोट देना चाहिए हर मुद्दे पर, एज, जैसा कि द एंशिएंट ग्रीक्स डिड, जैसे कि जो प्राचीन, एंशिएंट मतलब प्राचीन, ग्रीक वासी करते थे। वहां पे क्या होता था, हर मुद्दे पर वोटिंग होती थी, लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए, और या फिर शुड द पीपल एक्सप्रेस, या लोगों को एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है, या क्या लोगों को एक्सप्रेस करना चाहिए देयर प्रेफरेंसेस, उनका प्रेफरेंसेस क्या है, बाय इलेक्टिंग, इलेक्ट करके मतलब नियुक्त करके, रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जो उनका नेतृत्व करेंगे, तो नेतृत्व करने वाले क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब इन शॉर्ट हमने चुन लिए नेता वोट करके, और नेताओं को बोला आप अच्छे हो और आप हमारी तरफ से डिसीजन लो जो हमारे हक में हो और सबके हक में हो। तो वही कह रहे हैं, शुड द पीपल एक्सप्रेस, क्या लोगों को एक्सप्रेस करना चाहिए अपना जो भी चुनाव है, एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो भी उनका नेतृत्व करेंगे उनको चुनकर। बट लेकिन इफ द पीपल एक्ट, अगर लोग एक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं, एक्ट करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने उन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड, तो इन रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरह से नियुक्त करना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो जो नेता हम चुनेंगे वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो हमारे जो भी बातें उनको आगे रखेंगे, जो हमारे हक में होंगी। अब कह रहे हैं कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव का चुनना है, तो हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स बी इलेक्टेड, इनको कैसे नियुक्त किया जाना चाहिए, ये पैसिव वॉइस है। हाउ मेनी शुड देयर बी, और ये कितने होने चाहिए, तो इनका आंसर भी किस में होगा, संविधान में। आगे देखिए, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहे हैं भारतीय संविधान में, फॉर एग्जाम्पल मतलब एक उदाहरण के तौर पर, भारतीय संविधान में इट इज स्पेसिफाइड, मतलब ये क्लियर है, ये पैसिव वॉइस है, इट इज स्पेसिफाइड, ये क्लियर है, वैसे स्पेसिफाइड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव है, तो इट इज क्लियर मतलब ये साफ है, दैट की इन मोस्ट इंस्टेंसेस, मतलब बहुत सारे जो एग्जाम मतलब इंस्टेंस क्या होती है, एक तरह से एग्जांपल्स ही ले लो, बहुत सारे एग्जांपल्स में पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज, जो भी लॉज होते हैं या पॉलिसीज होती हैं, पार्लियामेंट को वो डिसाइड करना होता है। तो पूरा पढ़ता हूँ, भारतीय संविधान में कह रहे एक उदाहरण के तौर पे, भारत के संविधान में ये बिल्कुल साफ है कि ज्यादातर केसेस में जो पार्लियामेंट है उसको डिसाइड करना होता है लॉज एंड पॉलिसीज को, एंड और दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ, और वही पार्लियामेंट खुद बी ऑर्गेनाइज्ड, वो आयोजित होती है, मतलब उसको नियुक्त किया जाता है इन अ पर्टिकुलर मैनर, एक खास तरीके से। तो ये जो पार्लियामेंट बनती है, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है लॉज एंड पॉलिसीज को। पार्लियामेंट के अंदर कौन होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने वोट देकर चुना। तो और ये पार्लियामेंट खुद जो है इसको खुद ऑर्गेनाइज किया जाता है खास तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अभी आप आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, ये वाली बात, आगे समझ आ जाएगा आपको पूरा कि ये जो पार्लियामेंट है ये डिसाइड करती है लॉज एंड पॉलिसीज को। आगे पढ़ते हैं, बिफोर आइडेंटिफाइंग, कह रहे हैं आइडेंटिफाई करने से पहले, मतलब ये जानने से पहले, मतलब ये चूज करने से पहले, इन शॉर्ट, व्हाट द लॉ, कि क्या लॉ इन एनी गिवन सोसाइटी इज, कि किसी भी सोसाइटी में क्या नियम है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। एक बार आगे पढ़ लेते हैं फिर इसका पूरा मतलब समझ में आएगा।
टू आइडेंटिफाई हु हैज द अथॉरिटी टू इनेक्ट इट। पहले इसका मतलब समझ ले, हु हैज द अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब होता है पावर, तो किसके पास पावर है टू इनेक्ट इट, इट मतलब लॉ को, इनेक्ट मतलब लागू करना, तो किसके पास पावर है लॉ को इनेक्ट करने की। तो अब ऊपर देखते हैं फिर पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बिफोर आइडेंटिफाइंग, ये आइडेंटिफाई करने से पहले कि किसी भी इन एनी गिवन सोसाइटी, की किसी भी जो भी सोसाइटी की बात हो रही है उसमें व्हाट द लॉ इज, कि लॉ क्या होंगे, यू हैव टू डिसाइड, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है हु हैज द पावर, कि किसके पास अथॉरिटी है उन नियमों को लागू करने की। और अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो कि ये डिसाइड करने से पहले कि किसी भी सोसाइटी में कौन से लॉज होंगे, तो उससे पहले ये डिसाइड करना होता है कि किसके पास पावर होगी उन नियमों को लागू करने की। आगे लिखा है, बस ये थोड़ा सा रह गया, इसके बाद यहीं तक, बस यहाँ तक हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद 10 सेकंड फंक्शन आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन हमने सिर्फ एक की बात की है जो कि है कुछ फंडामेंटल्स रेडी करना। आगे लिखा है इफ, अगर पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी, अगर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है टू इनेक्ट लॉज, इन लॉज को इनेक्ट करने की यानी कि लागू करने की, तो देयर मस्ट बी अ लॉ, तो उसका भी एक लॉ जरूर होना चाहिए या जरूर होगा। अगर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लॉज को लागू करे, तो उन लॉज को लागू करने के लिए भी एक नियम होगा, दैट बेस्टोज, जो कि बेस्टो क्या होता है, एक तरह से प्रदान करना, ठीक है, तो जो प्रदान करता है इस अथॉरिटी को ऑन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पर इन द फर्स्ट, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका पूरा मतलब देखिए, अगर पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी है उसके पास लॉ को इनेक्ट करने की, तो देयर मस्ट बी, एक ऐसा लॉ तो होगा जो प्रदान करता हो इस अथॉरिटी को, इस पावर को, और वो कौन सा लॉ है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो वो प्रदान करने का इस पावर को, ऐसा कोई ना कोई नियम होगा ऑन पार्लियामेंट पे, जो पार्लियामेंट पर भी इसको लागू करता हो इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब सबसे पहले। दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब इन शॉर्ट, इंडिया में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं लॉज को, लेकिन सीधा सीधा डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो कि कोई भी इलेक्शन में जो खड़ा होता है, और उनको अपने बिहाफ पर बोलते हैं कि आप हमारी तरफ से डिसीजन लो, लॉज लेकर आओ। तो फिर एक पार्लियामेंट बनती है, पार्लियामेंट में मेंबर्स होते हैं, वो जो मेंबर्स हैं उनके पास अथॉरिटी होती है नियमों को लागू करने की, लेकिन वो कैसे लागू करेंगे उसका भी एक लॉ होता है कि पार्लियामेंट के पास कितनी अथॉरिटी है सबसे पहले, तो ये कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज एन अथॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इट, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन एक अथॉरिटी है, एक पावर है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स गवर्नमेंट, जो सरकारों को चलाती है इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले, राइट। तो सरकार को चलाता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं बहुत सारे लोग, राइट। सो ये था आज का वीडियो, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो है ही ना। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज, मेन पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, आपको ये बताना कि इंग्लिश आने से आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कुछ याद नहीं करना। अब देखो, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को ये याद हो गया है। अब मुझसे आप पूछोगे इसमें क्या था टॉपिक में, मैं सब कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। तो अब लिखना मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं रही। तो जिनको इंग्लिश नहीं आती वो अब इसका रट्टा मार रहे होंगे, एग्जाम में एक लाइन भी भूल गए, एक वर्ड भी भूल गए, सारा आंसर भूल जाते हैं, फिर नंबर नहीं आते, फिर बोलते हैं कि हम तो पेपर में लिख के आए थे, टीचर ने नंबर नहीं दिए। बट ऐसा नहीं होता, आप लोग खुद गलत लिख के आते हैं। इसलिए इंग्लिश को सीखो, नीचे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा 1 ईयर का कोर्स है, फुल इंग्लिश आपको सिखाई है, तो उसको ज्वाइन करें। 799 प्राइस है, मतलब 800 ही है, तो 800 प्राइस है, आप उसको ज्वाइन करके इंग्लिश को सीख सकते हैं। सो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस तरह की और वीडियो चाहिए तो जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।